नमस्कार व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार। आज मैं कक्षा 11वीं के इतिहास के पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय के अंतर्गत प्रारंभिक समाज में समय की शुरुआत से आधुनिक मानव के पूर्वज के बारे में चर्चा करूंगा। और इस सत्र के दौरान हम जो आज सीखने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत समय की शुरुआत से जब हम बात करते हैं तो इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि किस तरह से मानव का कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। और ऐसा समझा जाता है कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ, और धीरे धीरे मानव जो अलग अलग तरीक़ों में विकसित हुए और उनकी जो खोज चलती रही, जिसके आधार पर इतिहास की रचना की गई। तो जब पहले खोजें हुई तो जिस समय जीवाश्म और पत्थरों के औजार से जब कल्पना की गई कि उस समय के जो मानव थे किस आधार पर कैसे अपने आप को उस संस्कृति में, उस पर्यावरण विषमताओं में अपने आप को साबित किया, अपने आप को कैसे सहेज पाए, कैसे अपनी क्षमताओं के साथ अपने आप को संघर्ष को झेलते हुए अपने जीवन को बचा पाए, इसकी कल्पना हम जीवाश्मों के माध्यम से और जो मिलते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, या औजार जो होते हैं, या फिर उनके निवास स्थल होते हैं। तो सर्वप्रथम जब खोजें प्रारंभ हुई तो विद्वानों को विश्वास नहीं हुआ कि यह पहले के मानवों के द्वारा ऐसी घटनाएं घटी है, या फिर उनके द्वारा ऐसा वस्तुओं का निर्माण संभव हुआ है, या फिर देखा जाए तो उनके द्वारा कैसे मानव संस्कृति का विकास हुआ। लोगों का विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकतम तकनीक आती गई खोज की, तो उसके आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब पनपने लगे और उनके आधारों पर जब रचना की जाने लगी, तभी लोगों का विश्वास इसमें जागृत हुआ। और इसके माध्यम से फिर लोग समझने लगे कि नहीं, आदि मानव के पूर्वज जो हमारे क्षेत्र थे, उनका जो शारीरिक रचना कैसी थी और उनके कपाल कैसे होते थे, उनके मस्तिष्क कैसे होते थे, उनके जबड़े कैसे काम करते थे, उनके हाथ कैसे काम करते थे, वो कैसे चलते थे, इसके बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में हम आधुनिक जो मानव है उसके जो पूर्वज हैं इसकी चर्चा करेंगे। हम अगली कड़ी के वीडियो में लाएंगे कि आधुनिक मानव का जो कार्यकलाप कैसा रहा, उसके बारे में आगे की चर्चा करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप YouTube को चैनल जो है हमारा YouTube का है RK हिस्ट्री टिप्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर जितना भी आगे का वीडियो आएगा उससे आपको सूचना मिल जाएगी कि राकेश सर के द्वारा कौन सा वीडियो अपलोड किया गया है, कौन विषय से किया गया है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सब्सक्राइब करेंगे और तभी आपको सूचना मिल पाएगी। और हमें भी जब कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो कौन सा टॉपिक लाना है और कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके बीच रखना है, उसकी भी हमें जानकारी मिलेगी। तो मैं अपने प्रयासों से आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आप परीक्षाओं में तो सफल होंगे ही होंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप कैसे सफल हों और कैसे इस इतिहास विषय पर अपने आप को पकड़ बनाएं और एक प्रबुद्ध नागरिक बने, इसकी संभावना आपको इस YouTube माध्यम से मैं आपको करने का प्रयास कर रहा हूं कि ताकि आप भी एक सजग और जागृत नागरिक बन करके अपनी तो सेवा करें ही करें, देश और विश्व की सेवा करें और बंधुत्व की जो विश्व बंधुत्व की भावना है उनको अपने अंदर विकसित करके एक सभ्य मानव सभ्यता का निर्माण करें। तो चलिए आगे की कड़ी में मैं आगे देखता हूं कि कैसे इस आधुनिक मानव के जो पूर्वज थे उनके बारे में कौन कौन से टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। और स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगा और चित्र के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं और कैसे आपके दिमाग में यह बातें समझ में आ सकती है, या फिर इसकी अवधारणा कैसे स्पष्ट हो सकती है। अभी इस कड़ी में हम देखेंगे कि किस तरह से मानव के जो जीवाश्म हैं, पत्थर के औजार हैं और गुफाओं के जो चित्र हैं, उसके माध्यम से
इसमें प्रत्येक खोज इतिहासकार के अक्सर ही जब ऐसी खोज सर्वप्रथम की गई तो अधिकांश विद्वानों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और उन्हें लगा कि यह जीवाश्म और यह जो आजार और जो गुफाएं हैं वह मनुष्य के समय के काल का नहीं है, वह बहुत ही पूर्व पहले का है। लेकिन जब जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान या विज्ञान की तकनीक विकसित होती गई तो उस आधार पर देखा जाने लगा कि किस तरह से जो मानव के जीवाश्म मिले, मानव के जो कंकाल मिले, वो किन आधार पर लोगों का ज्ञान में वृद्धि करता है। इसके माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानव कंकाल को अध्ययन के दृष्टिकोण से रखा गया और देखा गया कि मानव का जो क्रमिक विकास हुआ है और वह जो मानव में जो विकसित जो शरीर हुए उसके आधार पर, कंकाल के आधार पर अध्ययन करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ कि मानव के पूर्वज कैसे थे और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बसर किया था। इसकी इतिहास को देखा और समझा जा सकता है। अब आगे हम चलेंगे कि लगभग 200 वर्ष पहले जब ऐसी खोज एक प्रारंभ हुई तो यह निएंडरथल नामक एक जगह है जो अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डेसलडॉर्फ नगर के पास निएंडर घाटी में चूना के पत्थरों में खुदाई का काम कर रहे थे तो वहाँ के मजदूरों को एक खोपड़ी और अस्थि पंजर मिला और कुछ टुकड़े मिले। यह चीज़ें स्थानीय स्कूल के शिक्षक कार्ल फुलरोड को सौंप दी गई और वह जो थे प्राकृतिक इतिहासक थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि यह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर भी उन्होंने प्लास्टर से खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के विज्ञान के प्रोफेसर हरमन शॉपहौसेन के पास भेज दिया। अगले वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि खोपड़ी एक ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावों को स्वीकार नहीं किया और घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। और इस तरह से जब एक मनुष्य की जो क्रमिक विकास के अध्ययन के बारे में एक क्रांतिकारी घटना घटी 24 नवंबर 1859 को, उस समय मानव की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई और यह जो पुस्तक थी वह रातों रात सभी प्रतियां बिक गई और इस पुस्तक में दलील दी गई कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है और यह एक क्रांतिकारी घटना थी। और इस समय से लोगों में यह विश्वास जमने लगा कि किस तरह से क्रमिक विकास होते हैं और किस तरह से म्यूटेशन के आधार पर चार्ल्स डार्विन महोदय ने अपने पुस्तकों में लिखने का प्रयास किया कि क्रमिक घटना है यह और धीरे धीरे जानवर या चिंपांजी या बंदर प्राणी से मनुष्यों का विकास हुआ है और यह क्रमिक विकास लगातार चलता रहा है और आज वर्तमान के समय में मानव का स्वरूप में आ गया है। अब जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीज़ों को सही जगह जानना उनके काल निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए एक चित्र में बाईं तरफ जो चित्र है उसमें खुदाई चल रही है और कैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके दाएं तरफ एक चौकोर आयताकार देख रहे होंगे कि इसमें चित्र लगाया गया है और एक तरफ गौर से देखेंगे त्रिकोणा। तो किस तरह से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दृष्टिकोण से जीवाश्मों को बचाते हुए खुदाई की जाती है और धैर्य का सहारा लेना पड़ता है। तो उस आधार पर इतिहासकार और जो खगोल विद होते हैं, जो खोजकर्ता होते हैं, और उस आधार पर ही इतिहास की संरचना की जाती है कि कैसे जीवाश्मों की प्राप्ति हुई और उस पर कल्पना करके इतिहास की रचना की जाती है। ऊपर चित्र में उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं। पुरातत्वविद के बाईं ओर जो वर्गाकार चौखट दिखाया गया है वह ऐसी जाली ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी है। इसे मिली वस्तुओं के स्थान पर रखने से उस स्थान की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर त्रिभुजाकार उपकरण है, वह बहुत बारीकी से उसे लगाया गया है और वह वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। और इसके जो दाएं तरफ जो चित्र है उसमें जीवाश्म के एक टुकड़े को
चारों ओर से घिरे पत्थर जो चूना पत्थर के हो सकते हैं से कैसे अलग किया गया, आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कौशल और धैर्य की कितनी आवश्यकता होती है और इसी के आधार पर फिर आगे इतिहास की रचना की जाती है। अब एक नियंदर घाटी में जो मानव का खोपड़ी मिला, कुछ लोगों ने खोपड़ी को पुरातन को स्वीकार नहीं किया। यह बताया गया कि खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि की प्राणी है और दिखने में इस तरह का लगता था। तो आप इस चित्र के माध्यम से कल्पना कर सकते हैं कि आज के मानव में और पूर्व के मानव के जो कंकाल थे उसमें कितना भिन्नता पाई जाती थी और किस आधार पर उनकी जो क्रमिक विकास हुई उसको देखा गया। अब एक आगे जो है स्लाइड के माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 तरह की खोपड़ियाँ दी गई है, क ख ग घ। अब क में एक वानर की है, ख में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है और ग में होमो इरेक्टस प्रजाति की है और घ में होमोसेपियंस मानव प्रजाति की है। अब इस तरह से देखेंगे कि मानव कैसे क्रमिक विकास में आया कि पहले उसका जो एक कंकाल के माध्यम से देख सकते हैं कि इसका जो मस्तिष्क छोटा था और उसके जबड़े अधिक लंबे थे और दांत चौड़े होते थे। ख में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति का है। होमो इरेक्टस का है जो जब खड़ा होकर चलने लगा मनुष्य तब इसकी आकृति बनी। और जो अभी चिंतनशील और प्रज्ञा मानव के नाम से होमोसेपियंस के नाम से जो मानव आधुनिक मानव है उसकी आकृति किस प्रकार से है। अब इस आकृति के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे मानवों का क्रमिक विकास हुआ। तो इसका उद्भव अफ्रीका में हुआ और सबसे पहले प्राइमेट 360 से 240 लाख वर्ष पहले उद्भव हुआ इसका। इसके बाद होमिनाइड 240 लाख वर्ष से पहले उनका उद्भव हुआ। होमिनिड 56 लाख वर्ष से पहले हुआ। होमिनिडे 56 लाख वर्ष पहले हुआ। अब इसको हम आगे क्रम में देखेंगे कि होमिनिडो का जो समूह था उसके पश्चात जीनस समूह का उद्भव हुआ जिसके 2 भाग होते ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमछादन से धीरे धीरे लुप्त हो गए और जो वर्तमान में होमो जो देख रहे हैं उसी के अंतर्गत आज आधुनिक मानव का उद्भव हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। इन दोनों में अंतर क्या था कि होमो की अपेक्षा मस्तिष्क का आकार छोटा था, जबड़े अधिक भारी थे और दंत ज़्यादा बड़े थे। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आधार पर की अपेक्षा के अनुसार देखेंगे तो होमो में मस्तिष्क का आकार बड़ा था, जबड़े कम भारी थे और दांत छोटे थे। इस आधार पर होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंतर को समझा जा सकता है। होमो के अब देखेंगे आगे तो समूह में परिवर्तित आते गए। तो होमो हैबिलस हो गया, औजार बनाने वाले जब मनुष्य औजार बनाने लगे तो उनको होमो हैबिलस कहा गया। 20 से 15 लाख वर्ष पहले इनका उद्भव हुआ। उसी तरह से होमो इरेक्टस जब खड़े होकर पैरों के बल चलने लगे तो इनकी जो सेवा का निर्धारण किया गया तो 10 लाख से 15 लाख वर्ष पहले का पाया गया। होमोसेपियंस जो अभी प्रज्ञा एवं चिंतनशील मानव के रूप में हम लोग जानते हैं तो यह 1,30,000 लाख पहले से 35,000 वर्ष पहले का समय माना गया। अब इसका जो क्षेत्र है होमो हैबिलस इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्दुबाई गोर्ज के पास इनका स्थान पाया गया। होमो इरेक्टस का अफ्रीका एवं एशिया द्वारा दोनों महाद्वीपों जैसे कुबीफोरा, पश्चिमी तुकराना, केन्या, मोड, जोकार्ता, सांग्रीन, जावा आदि स्थलों पर होमो इरेक्टस का दिवास में मिले। होमोसेपियंस अफ्रीका, एशिया, यूरोप तीनों महादेश में इनका अवशेष मिला। अब इस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डुबर्ग गोर्ज खोज 17 जुलाई 1959 को हुई और किस तरह से यह घटना के क्रम को यहाँ पर शो करने का प्रयास किया गया कि कैसे इतिहासकार जो थे खोज कर रहे थे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपनी खोज की। और जब खोज की तो उन्हें बहुत खुशी मिली कि हमने 40 वर्षों का जो हमारा प्रयास रहा कि कैसे मानव का पूर्वज कैसा था और उन खोजों के आधार पर मैंने अपनी खोज कर ली। तो यही खुशी को इस अनुच्छेद के माध्यम से समझाया गया है। और हाथ का जो क्रमिक विकास हुआ आकृति के आधार पर आप देखेंगे कि क में आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। देखिए क वाला जो चित्र है उसमें देखिए कैसे मुट्ठी बना करके सूक्ष्म से सूक्ष्म पकड़ को वह हाथों से कर सकता है। और ख जो आकृति है
होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है कि कितना छोटे से छोटे वस्तुओं को भी पकड़ना वो सीख गए थे। आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त पावर पकड़ दर्शाती है। और यहाँ जो ग में जो चित्र है, जो देखिए किस तरह से मजबूती के साथ लोग इसको पकड़ना सीख गए थे। तो इस तरह से मनुष्यों का क्रमिक विकास होता गया आगे और वह आधुनिक मानव का रूप परिवर्तित हो गया। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, इसमें एक चित्र दिया, फ्लो चार्ट को दर्शाया गया है कि किस तरह से मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई और आधार बनाना प्रारंभ किए। तो देखेंगे कि मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता और दोनों तरफ रो दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक नीचे में आपको निर्देश दिए गए हैं कि किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य क्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। और ऊपर में भी इसके निर्देश दिए गए हैं कि किसी बॉक्स विशेष के ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। तो आप इस जो चित्र है या यह जो फ्लो चार्ट है, इस पे 2 से 4 मिनट का मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी कि किस तरह से मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में जो वृद्धि हुई, औजार कैसे इस्तेमाल किए जाने लगे और कैसे सीधे खड़े होकर चलने के बाद उनके अंदर कौन सी समझ या सूझ विकसित हुई, जिसके आधार पर वह अपनी सुरक्षा के लिए औजार बनाना शुरू किए और अपनी सुरक्षाओं को और सुदृढ़ और समृद्ध बनाया और आगे चल करके वह एक मानव जाति की तरह, आधुनिक मानव की तरह वो आगे कार्य करना प्रारंभ कर दिए। और यह जो दृश्य है वह पूर्वी अफ्रीका का है, ओल्डीवर्ज गोर्ज की रिफ्ट घाटी का है। यहाँ पर ही सबसे पहले जो निएंडरथल घाटी था उसके आधार पर यहाँ पर मानवों का कंकाल मिला था और वहीं से इतिहासकारों ने मानव के पूर्वजों की कहानी गढ़नी या लिखनी शुरू कर दी। और उस तरह से भूवैज्ञानिक चरण के आधार पर जो चरण दर चरण जो वहाँ पर जो कंकाल मिले या जीवाश्म मिले, उसके आधार पर इतिहासों की रचना प्रारंभ हुई। और इस मानचित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि अफ्रीकी महादेश में ही सर्वप्रथम आज तक जितने भी पुराने मानव के जो कंकाल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, वो सबसे अधिक अफ्रीकी महादेश के मिले हैं। और इसी से यह कल्पना की जाती है कि सर्वप्रथम मानव जो हुए यहीं पे उनकी उत्पत्ति हुई, यहीं पे उनका उद्भव हुआ, विकास हुआ और फिर यहाँ से अन्य जगहों पर उनका विस्तार हुआ या यहाँ से अन्य जगहों पर इनका फैलाव सुनिश्चित हुआ। अब एक चार्ट है कि कब विश्व में मानव प्रजाति के निवास, कब, कहाँ और कौन। तो कब 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश, यहाँ कौन निवास करते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व कहाँ? अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र। और यहाँ कौन निवास करते थे? होमो इरेक्टस, आधो होमोसेपियंस, निएंडरथल मानव और होमोसेपियंस मानव, जो आधुनिक मानव के नाम से जाने जाते हैं। 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव का निवास स्थान था। 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह वाले बाद वाले निएंडरथल और फिर आधुनिक मानव का निवास स्थान था। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका रेगिस्तान और वर्षा वन में भी इस तरह के आधुनिक मानवों का निवास स्थान रहा। तो इस क्रम में हमने क्या देखा कि कैसे आधुनिक मानव के पूर्वज, उनका कैसे खोज किया गया और किस आधार पर विद्वानों ने इनको माना कि आधुनिक मानव से वो कैसे भिन्न थे और उनका क्रमिक विकास कैसे हुआ। तो इस आधार पर मैं आप लोग को एक गृह कार्य के तौर पर देता हूँ कि लंगूर तथा